हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आज हम बात करेंगे राजस्थान जेएलओ का 2013 इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर विद एक्सप्लेनेशन। जो आपके आने वाली जो वैकेंसी है जेएलओ की, उसमें आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 76 I dash able to use the car unless someone meets the puncher वर्ड आ रहा है unless ये नेगेटिव में काउंट होता है और यहाँ unless में यहाँ बीच में इससे पहले और इससे बाद में दो क्लॉज को जोड़ा गया है। तो अनलेस के जो बाद वाली क्लॉज है वो हमारी पॉजिटिव क्लॉज है और इससे पहले वाली हमारी नेगेटिव क्लॉज है। तो यहाँ इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे विल बी, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, शैल बी नेगेटिव नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारे यहीं खत्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे तीसरे और चौथे ऑप्शन की। तो तीसरे में विल नॉट बी नेगेटिव सेंस में आ रहा है, चौथा है हैव बीन लग गया। तो ये हैव बीन यहाँ ये नियम को फॉलो नहीं करता है, ये रूल हमारे टेंस में नहीं आता है ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। हमारा राइट आंसर होगा विल नॉट बी। आई थिंक सेकंड है इफ आई डैश द प्रिंसिपल, यदि काश मैं प्रिंसिपल होता, कोमा लगा के अगली क्लॉज शुरू कर दी इन्होंने सेंटेंस, आई वुड चेंज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि मैं टीचिंग के प्रोसेस को चेंज कर सकता या कर देता। तो यहाँ जो हमारी सेंस यूज हो रही है ये काल्पनिक इमेजिनेशन है कि काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर देता। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो ज्यादातर हम उसमें आई के साथ लगाते हैं वर। नेक्स्ट 78 एज सून एज, जैसे ही डैश द पोयम ही सेट डाउन, जैसे ही उसने अपनी पोयम को, अब बीच में हमें फिलअप भरना है, ही सेट डाउन वह बैठ गया। तो यहाँ लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट है और शुरू में देखते हैं क्या कह रहा है वो कि जैसे ही 78 में देखिए जब दो टेंस आपस में जुड़ते हैं तो ये एक दो ब्रदर की तरह हैं। तो पहले वाला ज्यादातर पास्ट परफेक्ट में होगा, तो सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। कहीं अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे इसके ऑप्शन में। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट आ रहा है, सेकंड की तो ये प्रेजेंट में है तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, तीसरा ये फॉर्म सेकंड दी है, रिसाइटेड की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए दोनों पास्ट पास्ट नहीं आएंगे, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन में विल का यूज किया गया है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बैठता है। तो पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन हैड रिसाइटेड इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 79 देखिए नेदर नोर मीनिंग होता है ना तो, ऐसे ही इसका एक भाई और है एदर और या तो बात करेंगे 79 क्वेश्चन में यहाँ ना तो नेदर प्रेज, ना तो प्रशंसा हो रही है ना ब्लेम किया जा रहा है, ब्लेम करना किसी को आरोपित करना, डैश टू अफेक्टर, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में जाएंगे हम, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट है इज अ सीम, सेकंड वॉज सीम, थर्ड है सीम और चौथा है हमारा सीम्स, है ना। यहाँ ये सिंगुलर में है जब दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे दो हैं, प्रेज और ब्लेम, ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं। तो जब दो सब्जेक्ट नेदर और नोर के साथ जुड़ते हैं तो क्या आएगा, इससे जुड़े होते हैं तो ये जो वर्ब लगती है उसी के अकॉर्डिंग लगती है। ये दोनों के जो हमारे प्रेज और ब्लेम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए इसका 4 इज द राइट आंसर, सीम्स। क्लियर। नेक्स्ट 80 आई डैश द ट्रेन
शंटिंग इन द यार्ड ऑल नाइट एवरी डे। एवरी डे एक ऐसा वर्ड है जो हमारे टेंस को क्लियर कर रहा है ना। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ये सब प्रेजेंट को शो करते हैं। तो प्रेजेंट को शो करते हैं, आइए ऑप्शन में चलते हैं। विल बी, तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है, ये ऑप्शन में नहीं आता। हियर, इसको भी देखते हैं। एम हियरिंग थर्ड ऑप्शन में है, इसको भी देखेंगे। और ये वाज आ रहा, तो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल कट गए। अब बात करेंगे सेकंड और थर्ड की। तो यहाँ अगर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हियर। नेक्स्ट 81 में जाते हैं। आई आस्क्ड हिम, ये पास्ट का है कि मैंने उससे पूछा। नोट टू गिव एनी स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना। अंटिल, अंटिल ये एक समय को, ये टाइम को डिफाइन कर रहा है। ही डैश हिज लॉयर, है ना। ज्यादातर हमें ये इस तरह के वाक्य आते हैं कि जब तक वकील ना कहे कोई बात नहीं कहनी है। तो ये किसको शो करेगा? यहाँ पर कंडीशन कंडीशन में समय के अनुसार बात की जा रही है। अंटिल जो आता है वो टाइम के अकॉर्डिंग आता है। तो वर्ब, ये पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो ये पहला सेंटेंस हमारा, देखो इसमें दो क्लॉज जुड़ी हुई हैं, अंटिल से उसको जोड़ा गया है। फर्स्ट हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड हमारी क्या होगी? पास्ट परफेक्ट होगी। इसीलिए यहाँ आ जाएगा हैड सीन। क्लियर? बात करेंगे 82 की। द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स, बच्चा और उसके जो पेरेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाज, वर, है ना, आर, हैव, हैज, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब हमें दी गई हैं। तो पेरेंट्स जो एक वर्ड है, पेरेंट्स इस तरह का वर्ड है, उसमें माता पिता दोनों आ गए। तो यहाँ जो बात हुई है वो प्लूरल में है। ये पेरेंट्स जो वर्ड है ये प्लूरल का वर्ड है। इसीलिए यहाँ अब हम टेंस को देखते हैं। अब इन्होंने हमें दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन तो कट हो जाता है, हैज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे तीन पर, वर, आर, हैव पर, क्योंकि ये तीनों प्लूरल में आते हैं। अब बात करेंगे डिसअपियर्ड, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई है, यानी कि ये टेंस किसका है? डिसअपियर्ड सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में आती है। तो इस यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, द चाइल्ड यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एज वेल एज यानी कि जुड़े हैं। फिर आ गई सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट हमारा सेकंड आ गया, सॉरी। इसमें दो सब्जेक्ट हैं, द चाइल्ड फर्स्ट सब्जेक्ट, हिज पेरेंट इज द सेकंड सब्जेक्ट। तो जब इस तरह का आता है, उसके बाद जो यहाँ हमारा अगला सब्जेक्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगी वो प्लूरल की आ जाएगी, हैव आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 83, इफ आई डैश टू मुंबई आई विल विजिट माई फ्रेंड्स, है ना, कि यदि मैं मुंबई जाता तो मैं अपने मित्रों से जरूर मिलता। फ्यूचर की बात की गई है। अब यहाँ फ्यूचर की है, कंडीशनल सिंपल सेंटेंस है ये। इफ के बाद यहाँ प्रेजेंट को शो हो रहा है, प्लस यहाँ फ्यूचर सिंपल आ रहा है। दो सेंटेंस हैं, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने मित्रों से मिलूंगा, कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं अपने मित्रों से मिलूंगा। तो पहला ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, और दूसरा ये हमारा फ्यूचर सिंपल को शो कर रहा है। इसीलिए इसमें आ जाएगी हमारा गो। सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि वेंट का कोई मीनिंग नहीं बैठता, वेंट पास्ट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। विल गो, ये भी कोई, दोनों प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर में नहीं आएंगे, इसीलिए विल गो बिल्कुल नहीं लगेगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। एम गोइंग, ये भी इसको शो नहीं करता, क्योंकि ये इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, एम गोइंग कोई लॉजिक नहीं है। अब बात करेंगे 84। 84 में क्या है? ही यूजली डैश हिज प्रॉमिस। फर्स्ट ऑप्शन कीप, सेकंड ऑप्शन कीप्स, थर्ड ऑप्शन इज कीपिंग, और फोर्थ ऑप्शन वाज केप्ट। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। टेंस हमारा, अगर हम टेंस को ध्यान से पढ़ें
तो टेंस है हमारा प्रेजेंट का, ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट को जब वो शो कर रहा है तो क्या होता है सिंपल में, सब्जेक्ट के बाद ही, यहाँ सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए हमारे सेकंड ऑप्शन सही होगा कीप्स, क्योंकि हमने अपनी इसमें वर्ब में एस लगा दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्लूरल होता तो कीप आ जाता। नेक्स्ट 85, डिड ही, डिड से शुरू हो गया ये, यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट का टेंस है हमारा। अब बात करेंगे, आगे पढ़ते हैं। डैश द वर्क दैट वाज गिवन टू हिम। अब यहाँ डिड है, पास्ट को ये शो कर रहा है, पास्ट के बाद यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ऑप्शन में जाएंगे, पहला ऑप्शन है हैड फिनिश्ड, तो बिल्कुल भी नहीं बैठता। सेकंड है फिनिशिंग, आईएनजी लग गया, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन फिनिश्ड, तो डिड आ रहा है, तो सब ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक इसमें, क्योंकि ये क्या वाले वाक्य हो गए, तो डिड क्या से शुरू हो गया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि चौथा आंसर सही होगा फिनिश, सिंपल पास्ट है। बात करेंगे 86, एज सुन एज, एज सुन एज जैसे ही डैश एनी मनी ही डैश इट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये टेंस किसको शो कर रहा है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। बात हो रही है प्रेजेंट की, ये जो हमारा टेंस है, जैसे ही वह है कमाता है, एनी मनी मतलब कोई भी धन जैसे ही वो कमाएगा वैसे ही वो खर्च करता है, जैसे कमाता है वैसे ही खर्च करता है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में जैसे आ रहा है वॉज अर्निंग, तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठता। स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं बैठता, क्योंकि सेकंड वाली में तो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी। यहाँ थर्ड में देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ही गायब कर दी, खाली स्पेंडिंग अर्निंग ऐसे नहीं होता, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं है। चौथा भी इसी तरह का है, तो इसमें तीनों ऑप्शन गड़बड़ दिए हैं। तो फर्स्ट ये बिल्कुल पढ़ते ही क्लियर हो रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नियम कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 87, 87 में है हमारा ही डैश फॉर हर सिंस द मॉर्निंग। हमको क्या करना है, देखिए हम जब इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है कि हम ज्यादा एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसीलिए हमें कुछ चीजों को पकड़ना होता है। जैसे हमने इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस दिया, हमने वर्ड पकड़ते हैं, जैसे सिंस, सिंस कहाँ आता है, सिंस, और इन्होंने प्लस दे दिया यहाँ पे द मॉर्निंग, यानी कि समय दे दिया, तो जब सिंस और समय दे दिया तो कौन सा टेंस बन गया। ऐसे ये नियम कहाँ आते हैं, जब जहां सिंस और फोर लगता है, सिंस फोर लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हमें इसका देखना है काल कौन सा है, इसका समय कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है पास्ट का है, वो देखेंगे। तो इसकी हिंदी जब निकालते हैं, ही डैश फॉर हर सिंस द मॉर्निंग, यानी कि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, टेंस हमारा पास्ट का नहीं है, तो वेटेड, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं बैठता। सेकंड वेटिंग बिल्कुल नहीं बैठता। थर्ड में है हैज बीन। अब देखिए नियम है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये लगाते हैं, ये हमारा नियम है। और चौथा ऑप्शन बी वेटिंग, तो बिल्कुल भी ये कहीं से कहीं तक भी नहीं इसका लॉजिक बैठता है, तो क्लियर है, हैज बीन वेटिंग इज द राइट आंसर। बात करेंगे 88, वाई डैश देयर yesterday, yesterday देखो तुरंत वर्ड पकड़िए, yesterday पास्ट को शो कर रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट का है, वाई आ गया, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, वाई क्यों, तो यानी कि इसके बाद क्या आएगा, डिड, डिड के बाद वर्ब की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऑप्शन में कहा मिल रहा हमें सब कुछ, तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है, वाई के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका सेंटेंस कंप्लीट बैठता है। बाकी अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ये लॉजिक नहीं बैठते। 89, 89 में देखते हैं, इट डैश वेरी कोल्ड
lately, but it is just beginning to get warmer. सेंटेंस को पकड़ते हैं यहां भी, क्या है इसमें? लेटली। लेटली प्रेजेंट को शो कर रहा है, बाद वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसमें बट के बाद इट इज, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन में अगर हम इसके जाते हैं तो यहां प्रेजेंट को शो हो रहा है, तो इसीलिए आगे का क्या आएगा? हैज बीन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। ये इसका नियम है। अगर पहला है प्रेजेंट परफेक्ट तो सेकंड सिंपल प्रेजेंट, अगर फर्स्ट वाला सिंपल प्रेजेंट है तो बाद वाला प्रेजेंट परफेक्ट। अब आगे 90 देखते हैं। ही स्पोक फॉर 2 आवर। ही स्पोक, स्पोक माने होता है बोला, फॉर 2 आवर यानी कि 2 घंटे तक बोला वो। बट द ऑडियंस, लेकिन जो ऑडियंस डैश नॉट टायर्ड। 90 क्वेश्चन है, तो यहां पहला अगर हम देखते हैं कौन सा टेंस बन रहा है? पास्ट, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि इसमें समय दे दिया 2 घंटे तक, अनिश्चित समय है 2 घंटे से, ये नहीं पता ना कौन से 2 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय को शो कर रहा है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है। तो इसी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? द ऑडियंस वाज नॉट टायर्ड। क्लियर? आगे चलते हैं। 91 वर देयर डैश गर्ल्स एट द फेयर। यहाँ देखिए मच, मोर, द फ्यू, ये कैसे हैं? ये मच मोर अनकाउंटेबल है। यहाँ बात हो रही है नाउन की, है ना, और यहाँ काउंटेबल नाउन चाहिए, तो काउंटेबल में मैनी, ये काउंटेबल नाउन है, राइट आंसर मैनी। 92 में आई कैन नॉट फॉरगेट डैश काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, कि मैं नहीं भूल सकता वो जो दया उसने या मेरे लिए दिखाई, या उसने जो मेरा ट्रीटमेंट किया या मुझे ट्रीट किया है, मैं उसकी काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकता। यहाँ आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल में ए एन द लेस, ये हमें ऑप्शन में दिए हैं। तो काइंडनेस, काइंडनेस क्या है? बात करेंगे हम काइंडनेस की। अगर हम काइंडनेस को देखें, प्लस यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में आया है, तो ये एक क्वालिटी को शो कर रहा है, तो हम लगा देंगे द। क्लियर? तो फोर्थ इज द हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आ गई, और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो इसका जो नियम है वो आर्टिकल लगेगा इसमें द। 93 क्वेश्चन को देखते हैं। डैश 100 हॉर्स पावर, तो वन ओ एन ई वन, यहाँ भी देखो 4 आर्टिकल दे हैं, ए एन द 0 आर्टिकल, तो वन ओ एन ई वन, वन अगर हम आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हों, तो कॉन्सोनेंट में ओ एन ई वन को वे ने वन ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि ये किसको शो करता है? ये कॉन्सोनेंट को शो कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए आ गया ए। क्लियर? अब बात करेंगे 94 की। 94 में देयर हैज बीन डैश क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी की आलोचना की जा रही है। अब बात करेंगे यहाँ पे आलोचना कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ एनी, फ्यू, मोस्ट, तो सही क्या है? अनकाउंटेबल में मच, मच अनकाउंटेबल नाउन आता है। बात करेंगे 95 क्वेश्चन की। व्हाट काइंड ऑफ डैश मैन इज ही, किस तरह का आदमी है वो? तो एक आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो बात मैन, तो यह वही बात है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले लगता है ए। 96 में जाएंगे। मिस्टर घोष इज अ डैश ओनर, तो टू द टीचिंग प्रोफेशन। बात करेंगे आर्टिकल ए एन द की, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ओनर, यहाँ एच हमारा साइलेंट है, ओ एन ओ यू आर यानी कि ऑनर, तो एच साइलेंट होने के कारण यहाँ जो हमारा वोवेल लगता है ओ, तो इसीलिए आएगा एन। 97 आई डोंट थिंक शी कैन वॉक डैश फर्दर, मुझे नहीं लगता वो आगे चल सकती है, क्या लगाएंगे? मोर, एनी, वेरी, लिटिल।
97 क्वेश्चन में हम बात करेंगे, पहला हमारा नेगेटिव है। एनी जो आता है वो नेगेटिव सेंस में, यहाँ पर ये सारे के सारे दिए हैं डिटर्मिनर, तो एनी नेगेटिव सेंस में आता है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, 12 इंचेस 12 इंचेस मेक डैश फुट, यहाँ भी आर्टिकल दिए हुए हैं, तो बात करेंगे 98 में क्या आएगा यहाँ पे, ए फुट, 12 इंच में 1 फुट होता है। 99 क्वेश्चन, प्लीज रीड, कृपया पढ़िए, द डैश पेज ऑफ द बुक, तो ये तो नाम से ही क्लियर है, द लास्ट पेज ऑफ द बुक। इसमें तो कोई, बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड का ही सेंस लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही एक फेमस लाइन होती है, हम जिसको बार बार लिखते भी हैं। अगर हम बात करेंगे, चलो ऑप्शन की, ऑप्शन में भी देख लेते हैं, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट से पहले यहाँ पे द होता, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। सेकंड देखिए, लास्ट ऑप्शन, लास्ट लिखा, ये इसका राइट आंसर है। लेटर, ये तो स्पेलिंग इसमें नहीं सूट करेगी, और लेटर का मतलब भी यहाँ पे बाद में होता है, तो लास्ट इज द राइट आंसर। 100 क्वेश्चन में जाएंगे, आई हैव ऑलरेडी मेट, कि मैं उससे पहले ही मिल चुका, डैश पर्सन, पर्सन यहाँ सिंगुलर है, दीज दोज प्लूरल के लिए आता है, व्हाट का कोई मीनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 101 में ये देखिए, ये आ गई याद करने वाले, ये आपके ईडियम फ्रेजेस जो आपने सुने होंगे वो हैं। द सोअरिंग प्राइसेस ऑफ ए टेबल हैज मेड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यहाँ हमें मीनिंग बताना है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का क्या मीनिंग होता है, तो क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है अपनी आय के भीतर गुजारा करना। ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, टू एक्सीड द लिमिट ऑफ वंस इनकम, टू स्पेंड अबोव वन इनकम, टू लिव विद इन वंस इनकम, तो देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है, टू लिव, गुजारा करना विद इन, किसके साथ, वंस इनकम, वंस का मतलब यानी कि जो एक व्यक्ति कमा रहा है उसी की आय में गुजारा करना, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 102, टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, अब आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, ये वहीं से लिया गया है। इसका मीनिंग, टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्लियों का जीवन, यानी कि उन, अगर आप उनकी जो फेजेस है वो यही है कि आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है टू बी ऑलवेज क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। सेकंड है टू लिव लाइक ए कैट, तो यहाँ डॉग को हटा दिया। थर्ड देखिए, टू लिव लाइक ए डॉग, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं बैठते। फोर, टू लिव लाइक ए कैट एंड डॉग, ये तो बिल्कुल उसी की तरह हो गया। तो फर्स्ट यानी कि टू बी ऑलवेज क्वारलिंग, यानी कि झगड़ना, हमेशा लड़ते झगड़ते रहना, इज द राइट आंसर। 103 में देखिए, यू कैन नॉट ऑलवेज डैश एप्रिसियंस, हम इनके भी यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार बने रहना। गो विद, एग्री टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। और गो फ्रॉम कोई मीनिंग नहीं होता। गो बाई, इसका मतलब पास होना। यू कैन नॉट ऑलवेज, फोर इज द राइट आंसर, गो बाई एप्रिसियंस। क्लियर। नेक्स्ट 104, हिज वॉइस, उसके जो गुण है, हैव अवगुण मतलब, हैव डैश हिज डाउनफॉल, उसको नीचे गिरा देंगे। यहाँ क्या होगा, वॉइस, क्योंकि ये दोष को कहते हैं, ब्राइट, सॉरी, ब्राउट अबाउट, ब्राउट अबाउट यानी कि कारण, रीजन यही है उसके नीचे जाने का, उसका जो ग्राफ नीचे जा रहा है वो डाउनफॉल, जो वो गिरता जा रहा है उसके अवगुणों के कारण। ये याद करने वाले हैं, इनको याद कर लीजिएगा। 105 में है, हिज मास्टर डैश एंड एक्सप्लेनेशन, कि उसका जो मास्टर है वो एक्सप्लेनेशन को, तो पढ़ लेते हैं। पहला है कॉल्ड अपॉन, सेकंड कॉल्ड एट, थर्ड कॉल्ड फॉर, चौथा है कॉल्ड अबाउट, तो सी इसका राइट आंसर होगा, कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को लेने जाना।
तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 106, लाइफ हैज इट्स। देखिए जीवन जो है, जीवन जीवन में क्या होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि इसके जो हम मीनिंग देखेंगे, अप एंड डाउन, अप विद, टुगेदर विद, तीनों ऑप्शन में क्या है। अब जीवन, लाइफ, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, लाइफ, जीवन हैज रखता है इट्स, तो बात करेंगे अप्स एंड डाउन, क्योंकि जीवन यहाँ सिंगुलर है इसीलिए, और उतार चढ़ाव तो ये प्लूरल में आते हैं, इसीलिए अप एंड डाउन नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स। तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट 107, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क यानी कि मार्क करना, किसी चीज को मार्क करते रहना। इसका मीनिंग देख लेते हैं। इन द सेम लेवल, सेम लेवल में होना, नहीं। क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, तो सेटिस्फैक्शन ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 108 में अगर हम जाते हैं, नीड्स ऑफ द आर मीन, इसका मीन्स क्या है, तो नीड ऑफ द आर का मीन्स होगा विशेष समय पर उपस्थित होना, यानी कि नीड, नीड कहते हैं आवश्यकता, ऑफ द आर, आर कहते हैं घंटे या समय, यहाँ समय से मतलब है कि जब हमें आपकी जरूरत है तब आप उपस्थित हुए, जब हमें आपकी आवश्यकता हुई तब आपने हमें समय दिया, तो यहाँ टाइमली हेल्प नहीं। सेकेंड ऑप्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गिवन टाइम, है ना, कि जब आपकी रिक्वायरमेंट हुई तब आपने हमें अपना समय दिया, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 109, थ्रो थिक एंड थिन, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग होता है सुख दुख में साथ देना। फर्स्ट ऑप्शन में थ्रू दिस फॉरेस्ट, नहीं। सेकंड होगा लूजिंग एंड गेनिंग वेट, नहीं। थर्ड है एट नाइट एंड इन द डे, ये भी नहीं है। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड, यानी कि सुख दुख, चौथा इसका राइट आंसर होगा, सुख दुख में साथ देना। ये सब याद करने वाले हैं। 110 यानी कि 110, टू कम टू लाइट, इसका मतलब प्रकाश में आना, यानी कि इसको हम पढ़ लेते हैं, इसका मतलब होगा टू रिवेल, प्रकट होना या खुलासा करना। तो इसका जैसे ये अपने नाम से क्लियर है, टू कम टू लाइट, प्रकाश में लाना, तो क्लियर हो गया, खुलासा करना। 111, टू कम टू टर्म्स मीनिंग, इसका मीनिंग होगा समझौता करना। समझौता करने का यहाँ क्या है, टू मेक एन एग्रीमेंट, तीसरा, टू मेक एन एग्रीमेंट इज द राइट आंसर। 112, एन ओपन क्वेश्चन इज, ओपन क्वेश्चन, ए क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है अनिर्णित प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न विदाउट एनी एग्रीड आंसर, यानी कि जिसपे कोई सहमत ना हो, ऐसा प्रश्न जो बिना सहमति के बिना हो, तो चौथा इसका राइट आंसर। 113, ही डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, तो यहाँ जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ब्रोक डाउन, इसका मतलब होता है ओपन विद फोर्स। 114, द हाई कोर्ट डैश द डिसएग्री ऑफ द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो रद्द कर सकती है जो लोअर कोर्ट है उसके किसी भी ऑर्डर को, तो यहाँ आ जाएगा सेट असाइड, यानी कि अस्वीकार कर देना या रद्द करना। नेक्स्ट 115, लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है, ही डिड इट ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये भी देखिए याद करने वाले हैं, तो इनको याद कर लेना। ऑन इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है तुरंत, तत्काल काम करना, तो ये हमारा राइट आंसर। इसी की सीरीज आगे भी कंटिन्यू है, ये मेरे सेकंड पार्ट में आएगी, इसको आप ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।
ये बीच में से निकाल दो।